ऐसे बहुत सारे पेशेंट का हमने देखे हैं कि लाइक उन फीमेल का ही टेस्टिंग होते जाता है, फीमेल का ट्रीटमेंट होते जाता है सालों साल तक। मतलब कुछ कुछ पेशेंट का तो 3-4 साल तक ऐसे होते जाता है, जब बाद में पता चलता है कि मेल का ही प्रॉब्लम था। सिटीज में तो फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो गांव वगैरह में सब लोग बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी को ऐसे स्टिग्मा टाइप का बोलते हैं कि इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नेम्स में बुलाते हैं। थोड़ा सा लाइक सभी को रहता है कि इतना बड़ा सा प्रोसीजर है आईवीएफ, अभी तो हम लोग आईवीएफ करवाने नहीं करवा पाएंगे, वो तो लास्ट वाला ऑप्शन रहता है। ऐसा नहीं होता है, आईवीएफ भी एक टाइप का ट्रीटमेंट है। जैसे लोग नेचुरल मेडिसिन से करवा रहे हैं, आईवाई कर रहे हैं, वैसे ही आईवीएफ है। हेलो, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ ट्रीटमेंट। आज के टाइम में बहुत से कपल्स इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सही गाइडेंस और अवेयरनेस की कमी है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूहानी नायक, जो एक हाईली क्वालिफाइड फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने एमएस ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन किया है और इन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के रीजंस, मिथ और लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। सो डॉक्टर रूहानी, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया। थैंक यू। इट्स प्लेजर टू हैव यू टुडे। आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे और मेरी ऑडियंस के। तो सबसे पहले जो संबलपुर है, संबलपुर जैसी सिटीज़ में आज के टाइम में इनफर्टिलिटी कितना कॉमन है? देखो, इनफर्टिलिटी तो हर जगह कॉमन ही है, और संबलपुर में आप मानो तो लाइक इट्स टायर 2 सिटी बोला जाए तो। एंड यहाँ पर भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन क्या होता है कि जो रीचेबिलिटी थोड़ा सा कम है। मतलब जैसे नॉर्मल बड़े सिटीज़ लाइक भुवनेश्वर या कटक हो गया उड़ीसा का, जब वहाँ पर लाइक बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस कम हैं। इसी के वजह से ना पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन वो अप्रोच उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो आपके जो पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ के लिए कितना ओपन अप होते हैं, या अभी भी उनमें वो हेजिटेशन है? देखो, इनफर्टिलिटी तो एवरी टाइम ये एक टैबू बोला ही जाता है हमारी सोसाइटी में। लाइक ऐसे सिटीज़ में तो फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो गांव वगैरह में सब लोग बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी को ऐसे स्टिग्मा टाइप का बोलते हैं कि इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नेम्स में बुलाते हैं। और बहुत सारी जगह में तो उनके घर में भी बहुत लोग नहीं जाते हैं, ये सब चीज़ रहता है। फीमेल्स लोग को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ देखना पड़ता है। एंड पहले ज़माने में तो ऐसे साइड के वाले अपने खुद ही के घर वालों को भी कोई नहीं बोलता था कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बोल के। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जैसे ही बहुत सारे अवेयरनेस आ गए हैं, मतलब लोग जानने लगे हैं फर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे क्या करना है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ना हम लोग के लाइक आके हम लोग को पूछने लगे हैं कि मैम मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम है। आजकल लोग टाइम मतलब पहले प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले भी आके हम लोग को पूछने लगते हैं कि लाइक कंसीव में मतलब प्रॉब्लम आगे आएगा या नहीं। लेकिन ये सिटीज़ में ज़्यादा है, गांव वगैरह में अभी भी वो चीज़ है कि जाके बात नहीं करते हैं। अभी भी मैं देखी हूँ मेरे लाइक बहुत सारे पेशेंट्स लोग ना ऐसे अपने घर वालों को भी कभी कभार नहीं बताते हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते। तो कोई भी नहीं अपने घर में भी ये सब चीज़ ना डिस्कस नहीं करते हैं। अगर डिस्कस भी करें तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, या किसी का अगर कंसीव हुआ है कोई ट्रीटमेंट करवा के तो वो भी जाके करवा सकते हैं, लेकिन वो कोई बताए तभी तो कोई आएगा ट्रीटमेंट के लिए ना। तो ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं सोसाइटी में। और उड़ीसा में तो स्टिल इतने सारे सेंटर्स आ गए हैं, इतना अवेयरनेस हो रहा है, बट फिर भी ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने घर में ही फर्टिलिटी के प्रॉब्लम को रखे रहते हैं बहुत सालों तक। तो ये चीज़ है। सो डॉक्टर, जैसा आपने बोला कि एक मिथ चलते आ रहा है पुराने जमाने से कि विमेंस को ब्लेम कर दिया जाता है इसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। ये कहाँ तक सही है? आज भी ब्लेम किया जाता है। मतलब कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो सब लोग पहले ना वाइफ को ही बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जो नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो नहीं हो रहा है। पहले वाइफ को लेके आएंगे घर वाले टेस्टिंग के लिए, और सारा बर्डन ऑफ द फर्टिलिटी वाइफ के ऊपर आता है। लेकिन बोला जाए तो फीमेल का परसेंटेज जितना है फीमेल कॉजेस, मेल का परसेंटेज के कॉजेस भी सेम ही है। अराउंड अगर माना जाए तो 40-50% फीमेल की वजह से होता है, तो 30-40% मेल की वजह से भी होता है।
जी। फर्टिलिटी, तो दोनों को साइमल्टेनियसली इकट्ठे टेस्ट करना चाहिए फर्टिलिटी के लिए, सो दैट हमें पता चले कि ऐसा नहीं कि खाली पहले फीमेल का टेस्ट हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उनका ट्रीटमेंट हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट का हमने देखे हैं कि लाइक उन फीमेल का ही टेस्टिंग होते जाता है, फीमेल का ट्रीटमेंट होते जाता है सालों साल तक, मतलब कुछ पेशेंट का तो 3-4 साल तक ऐसे होते जाता है, जब बाद में पता चलता है कि मेल का ही प्रॉब्लम था, तो कुछ फायदा नहीं है ना। इसी के लिए हम दोनों को इकट्ठे टेस्ट करते हैं, इक्वली टेस्ट कर किया जाता है, बिकॉज दोनों के इक्वल रोल रहते हैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए। कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पर मेल फर्टिलिटी फीमेल से भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, लेकिन वही है कि मेल को कोई बोल नहीं सकते कि आपका फर्टिलिटी प्रॉब्लम है या नहीं, कोई पूछ नहीं सकते, और घर में भी कोई नहीं बोलता है ना कि आपका प्रॉब्लम है, आप जाके टेस्ट करवाओ बोल के। और ये अभी भी हमारे सोसाइटी में ना लाइक वुमेन फर्स्ट वाला है कि फर्टिलिटी में पहले वुमेन को ही बोला जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर, एज कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन अभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी ऐसा क्या चेंज आ रहा है या क्या कॉमन कॉज है इसका? देखो अभी यंगर जनरेशन, ऐसा नहीं कि फर्टिलिटी पहले जैसे बोलते थे ना कि खाली उम्र ज़्यादा है तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आएगा आपको, 40 साल हो गया है तभी जाके आपका प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एज में फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब तरह तरह के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं एक एग का रिजर्व कम होना, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व जो होता है, वो आजकल बहुत यंगर कपल्स में भी हो रहे हैं। जैसे ना 28-29 ईयर्स में भी कभी कभार पेशेंट आ रहे हैं जिन लोगों के एग के रिजर्व कम हो जा रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, या फिर माना जाए तो जैसे ना सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, ये सब चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं फर्टिलिटी के, डिक्रीज रिजर्व या फिर एंडोमेट्रोसिस हो गया या पीसीओडी, ये काफ़ी यंगर जनरेशंस में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और ये प्रॉब्लम है कि लाइक अगर यंग से ही आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो एज, जैसे बाय द एज ऑफ 30 आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 30-35 जब आपका एक्चुअल उम्र है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, उस टाइम में ही प्रॉब्लम्स आपका ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसी के लिए डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो अभी एज, हाँ डेफिनेटली एक चीज़ ये है कि यंग एज में हर चीज़ का सक्सेस बहुत अच्छा रहता है अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे फीमेल का भी यंग एज में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कुछ भी करें तो बहुत जल्दी सक्सेस हम लोग को मिल जाता है। ओल्डर एज में कोई भी ट्रीटमेंट का सक्सेस बहुत लेट में होता है। तो फीमेल का एज बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है हम लोग के फर्टिलिटी के लिए जी। तो किसी का भी अगर यंग एज में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ट्रीटमेंट आके दिखा के ट्रीटमेंट करने से बहुत जल्दी उसका सक्सेस भी हो जाता है। तो डॉक्टर, महिलाओं के लिए कौन सी एज के बाद उनके मतलब प्रेगनेंसी में जो क्रिटिकलिटी वो बढ़ जाती है? देखो बोला जाए तो लाइक हम लोग के लाइक किताबों के हिसाब से 35 ईयर्स एक ऐसी एज है जिसमें आफ्टर 35 ईयर्स हम लोग बोलते हैं कि लाइक और टाइम नहीं है ट्राई करने के लिए, हम लोग को जल्दी टेस्ट करवाना है, जल्दी चेक करना है कि लाइक सब कुछ ठीक है या नहीं। बिकॉज 35 ईयर्स के बाद जो सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं फर्टिलिटी के लिए, एग रिजर्व डिक्लाइन करना, एग क्वालिटी कम होना, ये सब जल्दी बढ़ जाता है आफ्टर 35। और 37-38 के बाद तो उसके बाद लाइक एग में भी एज रिलेटेड चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि लाइक अब मतलब प्रेगनेंसी अगर प्लान करना है तो बाय 35 फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। अगर भी नहीं हो रहा है तो बाय 35-36 ईयर्स जल्दी प्लान कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके बाद कई तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। सो डॉक्टर, किसी कपल को कितने मंथ ट्राई करने के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखो बोला जाए तो हम लोग जो बोलते हैं कि लाइक फर्टिलिटी चीज़ जो रहती है, फर्टिलिटी ऐसा नहीं कि आप 1 महीना ट्राई किया और आपका प्रेगनेंसी हो गया। मतलब कभी भी कोई ट्राई कर रहे हैं तो जब ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में 5-10% चांसेस रहते हैं, सेकेंड मंथ में 10-20%, ऐसे चांसेस बढ़ते जाते हैं एवरी मंथ। तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर 80-85% कपल लोग का प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, क्योंकि उतने चांसेस रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तब जाके हम लोग बोलते हैं कि लाइक टेस्ट वगैरह करवाओ, सो दैट पता चले कि लाइक क्या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो सारे कपल्स लोग को मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइक एटलीस्ट 1 ईयर तक तो एटलीस्ट प्रॉपर ट्राई एक बार कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको 6 मंथ के बाद ही जल्दी टेस्ट करवाना चाहिए, बिकॉज मैं जैसे रीज़न बताई ना, आफ्टर 35 ईयर्स एज रिलेटेड चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो विद इन आफ्टर 6 मंथ आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है।
और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, दे डोंट नो द राइट टाइम टू कंसीव। तो वो उनके लिए राइट टाइम क्या है कंसीव करने का, उनको कब ट्राई करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ आपने पूछा कि लाइक जैसे ना हम लोग सभी को बताते हैं मतलब ये कॉमन फर्टिलिटी के लिए ऐसा रहता है कि जैसे जब आपका पीरियड्स होता है उसको हम लोग डे 1 बोलते हैं। तो जब पीरियड्स होता है उसके बाद से हम लोग के लाइक फीमेल्स के बॉडी में एक एग तैयार होता है मतलब वो बढ़ते जाता है बाय द टाइम डे 10 to 12 के अराउंड वो रेडी रहता है एग। उसके बाद वो रप्चर करता है। तो जब फॉलिकल रप्चर करता है उसके बाद उसके अंदर से एग रिलीज होता है। जो एग रिलीज होता है वो जाके ट्यूब में, हम लोग का जो फेलोपियन ट्यूब रहता है वहाँ पर जाके रहता है। उस टाइम में रिलेशन रखने से स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करता है एग को इन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ट्यूब में फर्टिलाइज होके जो एम्ब्रो बनता है वो एम्ब्रो आके फिर यूट्रस के अंदर जो हम लोग का गर्भाशय होता है यूट्रस के में इम्प्लांट होता है और इम्प्लांट होके फिर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया, तो जो एग रप्चर होता है वो अराउंड, अगर किसी का जैसे पीरियड्स प्रॉपर 28 से 30 डेज का साइकिल रहता है तो अराउंड डे 14, 15, 16 के अराउंड रप्चर होता है। तो जब भी मतलब आपको ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए डे 11 से डे 17 या फिर डे 10 से डे 16 एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन रखना है। तो ये जो मिड साइकिल वाला पीरियड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोग उससे पहले भी रिलेशन रखते हैं, उसके बाद भी रख सकते हैं, बट प्रेगनेंसी के लिए ये हेल्पफुल नहीं होता है। ये जो मिड साइकिल वाला जो पीरियड है ये इम्पॉर्टेंट रहता है। हाँ, लेकिन अगर आपका जैसे पीसीओडी है तो उसमें आपका साइकिल्स का ड्यूरेशन आपको नहीं पता, किसी का 35 डेज, किसी का 45 डेज, ऐसे भी साइकिल्स होते हैं। और पीसीओडी में एक ठीक टाइम में तैयार नहीं होता है। तो पीसीओडी के लिए हम लोग दवाई दे के फॉलिकुलर मतलब जो मॉनिटरिंग करके उनको फिर बताते हैं कि किस टाइम में एग तैयार हो रहा है। बट पीसीओडी को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारे पेशेंट्स जिन का भी नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स हैं उनको इस बीच में ट्राई करना चाहिए, डे 11 से डे 17 अराउंड के बीच। तो मैम जैसा आपने बोला पीसीओडी आज के टाइम में आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज। तो इसका मेन रीजन क्या है? देखो, अभी आजकल बोला जाए तो पीसीओडी बहुत ज़्यादा लाइक कॉमनली सब लोग जानने लगे हैं। किसी को भी बोलो तो वो बोलते हैं कि मेरा पीसीओडी है। फर्स्ट चीज़ ये है कि पीसीओडी एक ओवर डायग्नोस चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पीसीओडी नहीं होके भी उनको बोला जाता है कि आपका पीसीओडी है, क्योंकि वो एक बस बोलने के लिए कि लाइक एक डिजीज है तो आपका ये डिजीज है, तो सब लोग लाइक थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि मेरा पीसीओडी हो गया है, अब मेरा प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीओडी इज जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप एक्चुअल पीसीओडी है जो कि हम लोग इधर अल्ट्रासाउंड या फिर पीरियड्स इरेगुलरिटी या फिर आपका कुछ हार्मोन के टेस्ट में पता चल जाएगा। तो अगर आपका एक्चुअली पीसीओडी है तो आपको ना फर्स्ट जो कॉज भी है और उसका ट्रीटमेंट भी वही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब प्रॉपर अच्छा हेल्दी फूड खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैदा, कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट्स, रिफाइंड शुगर्स, ये सब अवॉइड करना है। ये सब चीज़ से क्या होता है कि लाइक खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका खाने की वजह से जो ओबेसिटी आ जाएगा वो ओबेसिटी का जो फैट रहेगा उसमें पीसीओडी बढ़ते जाता है। मतलब वेट कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो पीसीओडी की वजह से वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने की वजह से पीसीओडी बढ़ जाता है, और वो एक विशियस साइकिल है, वो बढ़ते जाएगा जब तक आप उसको मतलब कुछ इंटरवीन ना करो। और उसको इंटरवीन करने के लिए आपको एक प्रॉपर रोबस्ट सा रूटीन चाहिए कि आपको खाने का मतलब पूरा प्रॉपर चेक में रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करना है, वो आपको पूरा मैंडेटरी हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये सब चीज़ जो रहता है ना, ये सब हम लोग का लाइक जो डेली फीमेल्स रहते हैं वो सब नहीं हो पाता है। मतलब जब हम लोग बोलते भी हैं कि आप एक्सरसाइज करो तो वो सब लोग हंसना स्टार्ट कर देंगे, मतलब हम लोग के घर में तो मैम हम लोग एक्सरसाइज तो भूल ही जाओ, सुबह तो उठ के काम करना रहता है, ये सब बोलते हैं। बट मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि लाइक एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी है जी। कोई भी फैमिली में हो, मतलब कहीं भी हो, कितना भी काम हो, अगर जितना भी टाइम में उठो उसके आधे घंटे के पहले उठ के एटलीस्ट एक्सरसाइज करो हाफ एन आवर का। मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है तो इवनिंग में करो, लेकिन पर डे एक्सरसाइज इज रूटीन।
वो आपको करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ करने की वजह से ना पीसीओडी का मतलब चांस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्लस अगर जिनका भी पीसीओडी है उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा पीसीओडी, मतलब धीरे धीरे करके वो ऐसा नहीं कि पीसीओडी पूरा क्योर हो जाए। इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइक डायबिटीज टाइप का ही बीमारी है, आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, तो आपको उसको लाइक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, खाना पीना लाइक योर फूड, डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेट शुड बी अंडर चेक। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट कंट्रोल करके आओ, अगले महीने तक आप 10 किलो कम कर दो, ऐसा नहीं हो पाता है। कभी भी आप खुद ही देखे होंगे कि लाइक कभी भी सडनली किसी को वेट कंट्रोल करने के लिए बोलो तो वो नहीं कर पाएंगे। वेट डिक्रीज इतना ईजी नहीं होता है, सभी को पता है। तो वो धीरे धीरे करके अपने लाइफस्टाइल में वो डालना पड़ता है, वेट डिक्रीज करना। उसके लिए आजकल बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं, बहुत सारे दवाइयाँ आ रही हैं खाने पीने का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन चाहिए वेट कम करने के लिए। एंड आप खुद ही लाइक आपको खुद लगना चाहिए कि नहीं, मतलब आई हैव टू डू इट, तो आप कर सकते हैं, वो चीज़ है। मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर, जैसे देखा गया कि पीसीओडी ओवरवेट वालों को ज्यादा होता है, बट क्या अंडरवेट को भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। पीसीओडी का एक वेरिएंट रहता है, लीन पीसीओएस बोलते हैं हम लोग, जो पतले लोगों को पीसीओडी होता है। एंड उसमें आपका लाइक इवन दो आप थिन है फिर भी आपको पीसीओडी रहेगा। एंड वो पीसीओडी बहुत डेंजरस रहता है टू ट्रीट, बिकॉज वो उसमें हार्मोनल इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा रहती है और वो नॉर्मल मेडिसिन से वो ना कंट्रोल होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें आप ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या वेट लॉस भी आप नहीं कर पाएंगे, आपको मेडिकेशन से ही लेके उसको कंट्रोल करना होता है। वही कि पतले लोगों को भी पीसीओडी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो वो लोग कैसे इस चीज से निकल सकते हैं? देखो मैं जैसे बताई ना कि पीसीओडी कभी क्योर नहीं होगा। पतले लोगों के लिए भी एक ना नॉर्मल सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है, आपको कुछ एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज करना है। ऐसे नहीं कि बहुत हैवी एक्सरसाइज या कार्डियो ये सब करना है, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज और रूटीन जो हेल्दी फूड ये सब आपको करना पड़ेगा। अवॉइड स्ट्रेस, प्रॉपर स्लीप रखना है। आजकल लाइक लेट नाइट सब लोग काम करते हैं या जो भी लेट नाइट की वजह से ना स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपका एक हेल्दी पैटर्न हर टाइम रहना चाहिए, फॉर एवरीवन, खाली पीसीओडी के वजह के लिए नहीं बोल रही हूँ, फर्टिलिटी के लिए भी एक हेल्दी पैटर्न रहना चाहिए। प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डॉक्टर आज भी सोसाइटी में बहुत से मिथ्स हैं, जैसे फीमेल को ब्लेम कर देना और एक फैमिली प्रेशर भी आ जाता है। तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है? फैमिली प्रेशर मतलब फैमिली में भी लाइक सब लोग बोलते रहते हैं ना कि जल्दी प्रेगनेंसी करो। अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रह रहा है तो बोलते हैं कि लाइक जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं बोलूँगी कि लाइक डेफिनेटली एक बार तो डॉक्टर से चेकअप तो करवा लेना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग डिटेक्ट करें। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो टेक योर टाइम, मतलब आराम से रिलैक्स करके प्रेगनेंसी प्लान करना है। कभी भी ना स्ट्रेस में प्रेगनेंसी नहीं होता है, एंड दैट इज़, ये मैं हजारों पेशेंट्स में हमने देखे हुए हैं कि आप अगर स्ट्रेस में ट्राई करो तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। जब पेशेंट लोग वैकेशन में जाते हैं उसी टाइम में ही वो लोग प्रेग्नेंट होते हैं। बहुत सारे टाइम में हमने वो देखा है, बिकॉज उस टाइम में वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ ना, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में है कि मेरे को अभी प्रेगनेंसी चाहिए और मेरे को ट्राई करना है, तो वो स्ट्रेस में कभी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। तो जब भी आप ट्राई करो, आप दिमाग से बस निकाल ही दो कि आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। भूल ही जाओ कि आपको अभी प्रेगनेंसी चाहिए। टेक योर टाइम, प्लान इजीली। कभी कभार कोई मंथ में नहीं कर पाए तो इट्स ओके, नेक्स्ट मंथ में आप कर सकते हो। जब तक आपके पास एज है, एवरीथिंग इज ओके, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है और अगर जैसे हम डॉक्टर्स लोग हम बोलते हैं कि लाइक आपको अभी जल्दी करना है, आपके पास टाइम कम है, तो उस टाइम में आपको रैपिडली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका मेन कंसर्न क्या रहता है इनफर्टिलिटी को लेकर? देखो, फर्टिलिटी में जो लाइक पेशेंट्स जो आते हैं, कंसर्न तो ऐसा रहता है कि ना वो बहुत लेट में हमारे पास कभी कभार आते हैं। ऐसे टाइम में आते हैं जब हमारे पास भी ना कुछ ट्रीटमेंट हम उनको ऑफर नहीं कर पाते। कभी कभार कुछ पेशेंट लोग का एग का रिजर्व बहुत कम हो चुका रहता है, एंड उसमें हम लोग को लाइक उनके एग से हम लोग प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते हैं। कोई पेशेंट का एंडोमेट्रियम बहुत पतला हो गया रहता है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि इरिपेरेबल डैमेज हो गया रहता है।
बाकी लेकिन जितने भी रहते हैं पेशेंट्स, उनके लिए ये रहता है कि कोई कोई पेशेंट्स प्रॉपरली ट्राई ही नहीं किए रहते हैं। कोई कोई पेशेंट्स का लाइक अलग सा प्रॉब्लम, जैसे हस्बैंड बहुत मतलब बाहर में हैं, 1 साल के बाद आएंगे, तो उसमें उनका तो लाइक भले ही शादी को 6-7 साल हो गया लेकिन ट्राई ही नहीं किए हैं। तो उनको ना एक्चुअली एडिक्वेट टाइम देना चाहिए ट्राई करने के लिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट आए मतलब हम लोग को लाइक दवाई देना ही है, सारा चीज़ देना ही है, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम छोड़ना है उनको प्रॉपर ट्रायल के लिए। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो जाके हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करवाना बेटर रहता है। तो इनफर्टिलिटी की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आईवीएफ है, आज भी आईवीएफ के नाम से लोग डर जाते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं आईवीएफ होता क्या है? देखो, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि लोगों के लिए बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उसको अलग अलग से नाम देते हैं। तो आईवीएफ ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग एग और स्पर्म को, पेशेंट के ही एग और स्पर्म को बाहर लेके फर्टिलाइज करते हैं। जो मैं प्रोसेस बताई कि जो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म जाके ट्यूब में मिलते हैं, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम लोग बाहर करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, मतलब अराउंड 10-12 दिन का इंजेक्शंस लगेगा। रोज 1 या 2 टाइप्स के इंजेक्शंस लगेंगे, लेकिन वो 10 to 12 डेज लगता ही है आईवीएफ में। उसके बाद हम लोग जब एग निकालते हैं तो वो एक एनेस्थेसिया का प्रोसीजर रहता है, ओटी प्रोसीजर होता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा लाइक सभी को रहता है कि इतना बड़ा सा प्रोसीजर है आईवीएफ, अभी तो हम लोग आईवीएफ करवाने नहीं करवा पाएंगे, वो तो लास्ट वाला ऑप्शन रहता है। ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ भी एक टाइप का ट्रीटमेंट है। जैसे लोग नेचुरल मेडिसिन से करवा रहे हैं, आईवाई कर रहे हैं, वैसे ही आईवीएफ है। हाँ, ये चीज़ है कि आईवीएफ में सब कुछ हम लोग लैब में कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन पार्ट, एम्ब्रियो भी लैब में बनाते हैं, उसको बस फिर यूट्रस में छोड़ देते हैं। तो जो 5 दिन का टाइम रहता है कि एक रप्चर से एम्ब्रियो बनने तक, वो चीज़ हम लोग बाहर कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ एवरीथिंग यूट्रस में ही होता है। यूट्रस में ही बच्चा ग्रो करेगा, यूट्रस में ही एवरीथिंग जो हम लोग का नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्रोसेस रहता है, आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी वो सेम प्रोसेस रहेगा, यूट्रस के अंदर रहेगा जी। और एग और स्पर्म भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि बाहर से लाके करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो पेशेंट्स, जो कपल्स रहेंगे, उन्हीं के वाइफ का ही एग लिया जाता है, हस्बैंड का ही स्पर्म लिया जाता है, उसी को ही हम लोग जो फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो पा रहा है बोल के हम लोग उसको बाहर करते हैं। तो आईवीएफ एक जनरल ट्रीटमेंट ही है, खाली ये कि हाँ उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, अराउंड 60-70% सक्सेस रेट रहता है आईवीएफ का, और उसी की वजह से उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है, जो कि लाइक मे बी कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा वो बड़ा सा ट्रीटमेंट बोल के कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि कुछ चीज़ लोगों का लाइक आईवीएफ ज़रूरी होता है बोल के हम लोग करते हैं। कुछ लोगों का नेचुरल और ये वाला बाकी सब आईवाई ट्रीटमेंट फेलियर होता है बोल के हम लोग आईवीएफ करते हैं। बट ऐसा नहीं कि आईवीएफ लास्ट रिजॉर्ट है। कुछ पेशेंट के लिए वो फर्स्ट रिजॉर्ट भी हो जाता है, मतलब प्राइमरीली भी हम लोग को आईवीएफ करवाना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। कुछ लोगों के लिए टाइम कंस्टेंट की वजह से भी हम लोग आईवीएफ करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आईवीएफ खाली अलग से टाइप के लोगों के लिए है, जिन लोगों का बहुत सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है। कोई भी पेशेंट का आईवीएफ जरूरी हो सकता है, और वो ऐसा बड़ा सा चीज़ नहीं है, मतलब जैसे लोग समझते हैं वैसे। तो और ये ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? नहीं, आईवीएफ ये कॉमन सब लोग बोलते हैं कि लाइक आईवीएफ पेनफुल होता है, लेकिन पेन मतलब आपको एक छोटा सा इंजेक्शंस लगेंगे पेट में, सबक्यूटेनियस, जैसे पेन का नीडल जितना रहता है उतना ही टाइप का ही नीडल का इंजेक्शंस, ये आपको डेली लगेगा इंजेक्शन 10-12 दिन के लिए। और मैं ऐसे भी पेशेंट देखी हूँ जो जिंदगी भर इंजेक्शंस कभी नहीं लेके भी आईवीएफ का इंजेक्शन खुद ही एडमिनिस्टर किए हुए हैं, तो वो इतना ही पेनलेस रहता है। और जो मेन प्रॉब्लम रहता है कि जो एग हम लोग निकालते हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड जो हम लोग रहता है, अल्ट्रासाउंड प्रोब से ही छोटा सा नीडल नीचे डाल के एग निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिंस नीडल जा रहा है तो वो हम लोग पूरा कम्प्लीटली एनेस्थेसिया में ही करते हैं। तो आप आप सो जाओगे, आपका एग निकाल दिए जाएंगे, आप उठने तक एवरीथिंग काम ही खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ रहता है आईवीएफ, मतलब उसमें पेन बोला जाए तो आपको बस खाली रोज आके डेली आके इंजेक्शंस लगा के जाना है, उतना ही चीज़ का पेन है। और पेन मतलब फिनेंशियल कंस्ट्रेंट एक रहता है, बट उसको छोड़ के आईवीएफ में और कुछ भी पेनफुल नहीं होता है। और अगर अदर ट्रीटमेंट्स की बात करें आईवीएफ के अलावा, तो और क्या ऑप्शंस हैं? देखो, अगर जैसे प्रेगनेंसी किसी का नहीं हो रहा है, 1 साल ट्राई कर लिए हैं, तो पहले हम लोग दवाई वगैरह से ट्राई करते हैं, दवाई देते हैं, कभी कभार किसी को इंजेक्शंस लगाते हैं 1 या 2, जिसमें एग अच्छे से तैयार होता है। उस पर भी नहीं हुआ
तो हम लोग क्या करते हैं कि IUI करते हैं। IUI मतलब IUI नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही है, खाली हस्बैंड का स्पर्म को लेके हम लोग बाहर प्रोसेसिंग करते हैं। सो दैट उसमें क्या होता है कि लाइक कभी कभार स्पर्म का मोटिलिटी अच्छा इंप्रूव हो जाता है, कभी कभार उसमें कुछ कुछ जो इन्फेक्शंस वगैरह स्पर्म में रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है और उसको एक छोटा सा कैथेटर में यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ कुछ पेशेंट्स का ये फैक्टर्स रहता है कि उनका जो सर्विक्स में स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। कभी कभार हस्बैंड लोग जैसे डेली ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं बताई कि डे 11 डे 17 के अंदर एवरी ऑल्टरनेट डे ट्राई करना है, तो वो हस्बैंड नहीं रह रहे हैं, ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये IUI प्रोसेस बहुत हेल्पफुल होता है। और IUI में भी बहुत सारे लाइक IUI का सक्सेस रेट इज 10 to 15%। तो IUI नेचुरल प्रेगनेंसी ही है, सब कुछ बॉडी के अंदर ही होगा, लेकिन वही है कि जिसमें बस खाली थोड़ा सा हम लोग क्वालिटी चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्पर्म का क्वालिटी, एग का क्वालिटी जी, और एक टाइम में हम लोग कर रहे हैं जो प्रॉपर टाइम में एग रप्चर हो रहा है, तो उसी के वजह से IUI प्रोसीजर ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा नेचुरल प्रेगनेंसी से। लेकिन वही है कि IUI में ऐसे 100% गारंटी नहीं होता है। जैसे IVF में सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है 60-70%, IUI में सक्सेस रेट इज लेस 10 to 15% रहता है, बिकॉज एवरीथिंग इज नेचुरल। हम लोग को ट्यूब ही अच्छा वाला ट्यूब चाहिए IUI के लिए भी, नेचुरल के लिए भी, तो वही है। और अगर इन ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट की बात करें तो एक मिडिल क्लास पर्सन ये अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ देखो, IUI तो अराउंड 5 to 10,000 में हो जाता है, तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर ही है। नेचुरल प्रोसेस में भी लाइक आपका दवाई या इंजेक्शंस वगैरह के ही खाली खर्चे आएंगे, और कुछ जैसे बोला जाए तो उसके नेक्स्ट लेवल जो है IVF जैसे मैं बताई कि IVF का सक्सेस ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, बट अराउंड 1.5 to 2 lakhs के अंदर भी आ जाता है। तो जैसे बोला जाए तो आजकल के हम लोग के जो मिडिल क्लास कपल्स रहते हैं, आजकल सभी लोग एफर्ट कर पाएंगे IVF। ऐसा नहीं कि आपका बहुत हैवी कॉस्टिंग आ रहा है, जैसे पहले बोलते थे ना लाइक बहुत हैवी कॉस्ट आता है IVF का और हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन आजकल IVF बहुत चीपर भी आ गया है। एंड एवरेज मिडिल क्लास, जैसे मैं बोली उड़ीसा में भी काफ़ी सारे लोग आके IVF करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का लाइक बहुत अच्छे रेस्पॉन्स भी आते हैं IVF में, क्योंकि सक्सेस रेट बेटर रहता है IUI और नेचुरल ट्राई से। अच्छा, उड़ीसा में इसकी ट्रीटमेंट्स कितनी अवेलेबल हैं या लोगों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है? नहीं, अभी तो उड़ीसा में भी लाइक बहुत सारे IVF सेंटर्स आ गए हैं। बोला जाए तो 20-30 IVF सेंटर्स रहेंगे उड़ीसा में। हाँ, ये चीज़ ये है कि लाइक मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जो हम लोग के कैपिटल सिटी भुवनेश्वर या कटक में ज़्यादा रहते हैं। पेरिफेरल सिटीज़ जैसे ये संबलपुर हो गया या राउरकेला, बालासोर एंड बरहमपुर, ये सब जगह में कम सेंटर्स हैं, 1 या 2 IVF सेंटर्स हैं। और ये चीज़ ये है कि ये बाकी सारी जगह में भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके हिसाब से फर्टिलिटी सेंटर्स पेरिफेरी में कम हैं, लेकिन एवरीवेयर एफोर्डेबल और एडवांस टेक्निक आ गए हैं। जैसे IVF में भी आजकल ICSI आ गया है, जेनेटिक टेस्टिंग जो PGT आ गया है, एरा टेस्टिंग, जितने भी एडवांस टेस्ट बोला जाए, एवरीथिंग हमारे उड़ीसा में अवेलेबल है एंड एट ए एफोर्डेबल कॉस्ट। तो लाइक उड़ीसा के सारे पेशेंट्स लोग आजकल सब कुछ अवेल कर पा रहे हैं, जो कि बाहर के मेट्रो सिटीज़ में भी मिल रहा है, जो भी टेक्निक। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो बाहर में हो रहा है और उड़ीसा में नहीं हो रहा है, तो सारे ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट उड़ीसा में अवेलेबल हैं, तो बोला जाए तो इसी के लिए अभी IVF लाइक बहुत कॉमनली लोग आके कर पा रहे हैं यहाँ पर। लोग अभी बहुत अवेयर भी हैं सोशल मीडिया इंटरनेट की। हाँ, वो मतलब थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये आजकल के जो अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, चैनल्स रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइक सब लोग जानने लगे हैं कि ये सब ट्रीटमेंट है, हम लोग ये सब ट्रीटमेंट करवा सकते हैं एंड हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो सब लोग आके पूछ के ये सब ट्रीटमेंट करवा भी रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। डॉक्टर, ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है। तो ये IVF ट्रीटमेंट के दौरान मेंटली स्ट्रांग कैसे रह सकते हैं? देखो, IVF एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है, फिनेंशियली थोड़ा सा कभी कभार ज़्यादा फिनेंसेस भी लग जाते हैं। मतलब जैसे मैं बोली, किसी का थोड़ा सा फर्स्ट IVF अगर फेलियर हो गया तो एडिशनल नेक्स्ट सेकंड IVF साइकिल या थर्ड साइकिल के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है। ये सब चीज़ में इमोशनल बर्डन भी अब बढ़ जाता है, बिकॉज यू नो लाइक
क्या होता है कि सारे पेशेंट इतने एफर्टिंग नहीं होते हैं। कुछ के लिए ये इट इज़ लाइक ओके, बट बाकी सारे पेशेंट्स लोग के लिए एक आईवीएफ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लाइक आई विल से कि देखो आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है जो हम कर रहे हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड्स जो हम लोग साइंस के मेथड से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ मैजिक कर रही हूँ कि कोई बच्चा के लाइक दे सकूँ। मैं एक ट्रीटमेंट करूँगी, उसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव में आप लाइक ब्रेक डाउन कर जाओ, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अनदर ऑप्शन, देर इज़ ऑलवेज सेकेंड ऑप्शन, देर इज़ ऑलवेज अ थर्ड ऑप्शन। ऐसे लोग ना आईवीएफ भी साइकिल्स बहुत सारे करवाते हैं लाइक इसके लिए, लेकिन हाँ देर इज़ ऑलवेज अ होप आफ्टर अ फर्स्ट, अगर किसी का नेगेटिव आए तो। और इस सब चीज़ में लाइक कपल्स लोग रहेंगे ना कि पार्टनर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं बहुत सारे पेशेंट को देखी हूँ अकेले आते हैं आईवीएफ करवाने, कभी कभार हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभार वाइफ सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभार घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो बहुत लाइक डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। मतलब यू नीड ऑलवेज समवन विथ यू लाइक ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो मैं सभी को बोलूँगी कि लाइक ना घर वाले ये सब चीज़ में ना बहुत पॉजिटिव होकर सपोर्ट करना चाहिए। जो भी आउटकम हो रहा है उसको बैकअप करना चाहिए, और फीमेल हो या मेल हो दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत है। दोनों ईच अदर को सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट रहना चाहिए। और उसके वजह से ना क्या होता है कि लाइफस्टाइल भी चेंजेस आ जाता है कि सब लोग लाइक स्ट्रेस ज़्यादा रहने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रेस फैक्टर क्या होता है कि हम लोग का सक्सेस को और हैम्पर करता है। तो स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको प्रॉपर स्लीप रूटीन रखना है, ट्राई योगा, मेडिटेशन, आजकल बहुत सारी चीज़ आ रहे हैं, अच्छे बुक्स पढ़ना है, जो आपका हॉबी है वो सब करो टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। और वो हमारे आउटकम में भी आता है। आईवीएफ में सक्सेस भी उन्हीं लोग का होता है, मैं देखी हूँ, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहते हैं। सो मैम, ये जो आईवीएफ और अदर जो ट्रीटमेंट्स हैं इनफर्टिलिटी के लिए, तो जिन पेशेंट्स को मोटिवेशन नहीं होता है तो क्या वो काउंसलिंग का हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल, लाइक कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं ये काउंसलिंग के लिए कि वो ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वेदर आईवीएफ के लिए जाएंगे। कभी कभार पेशेंट लोग एडॉप्शन का भी ऑप्शन रखते हैं कि हम लोग ये करेंगे या वो करेंगे। तो हम लोग उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि उनका क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें आईवीएफ का सक्सेस रेट कैसा रहेगा। अगर वो उनको सही लगेगा तो वो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, अगर उनको सही नहीं लगेगा तो वो दूसरे ऑप्शंस भी लाइक यूज़ कर सकते हैं। और ये भी रहता है कि काउंसलिंग में हम लोग उनको समझाते हैं ये सब चीज़, जैसे मैं आपको बताई ना कि जो इमोशनल पार्ट और जो सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, ये सब हम लोग उनको समझाते हैं। देखो आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है, आईवीएफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। जब तक मतलब एक हेल्दी हस्बैंड और हेल्दी वाइफ रहना चाहिए एक प्रेगनेंसी होने के लिए। प्रेगनेंसी तो आउटकम रहता है, कभी कभार उसके लिए ना वाइफ लोग का हेल्थ ख़राब हो जाता है, हस्बैंड लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपके जनरल डे टू डे हेल्थ को। और ये है कि हाँ प्रेगनेंसी अगर नहीं हुआ तो इट्स लाइक ओके, यू बोथ, मतलब दो कपल्स हैं ना ईच अदर के लिए, मतलब ये सब चीज़ सोच के ही आगे करना है। कभी कभार ये रहता है कि एक फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देयर इज़, या फिर इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर भी देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। तो एवरी टाइम देयर इज़ अ होप। होप कभी छोड़ना नहीं चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। और अपने हेल्थ को पहले प्रायोरिटी रहता है हमारे लिए भी। फर्स्ट इज पेशेंट का हेल्थ। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी और आईवीएफ के लिए हम लोग पेशेंट लोग को भूल जाएं, बिकॉज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक वाइफ और हस्बैंड का हेल्थ ठीक रहने से ही तो हम लोग आगे प्रेगनेंसी कर पाएंगे। अगर अभी ठीक है ये दोनों तो आगे के लिए भी उनको हम लोग लाइक प्रेगनेंसी हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्थ कभी भी लाइक डिटोरेट नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर, इन कपल्स को अगर फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप कोई टिप्स देना चाहें तो वो क्या होगा? देखो मैं लाइक जैसे मैं बोलूँगी कि लाइक ऑलवेज हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स में जैसे मैं बोली कि लाइक प्रॉपर आवर्स ऑफ स्लीप, और ऑलवेज आपके अपने पार्टनर को लेके लाइक दे आर द बेस्ट, यू बोथ आर द बेस्ट फ्रेंड। मैं कपल लोग को वही बोलती हूँ। तो ऑलवेज डिस्कस एवरीथिंग विथ योर पार्टनर। कभी कभार लाइक उनको अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो देर इज ऑलवेज दे कैन डिस्कस विथ अस
मतलब हम लोग उनको सबसे बेस्ट समझा पाएंगे। तो एवरी टाइम वी आर फ्री कि अगर कभी भी आप आओ तो हमारे साथ बात कर सकते हो, हमारे साथ लाइक काउंसलिंग करवा सकते हो कि मैं आप लोग को सभी लोगों को समझाऊंगी कि लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। लेकिन ये सब बातचीत करने से ही आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अपने अंदर रख लेने से कोई भी चीज़ ना हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो we3 मतलब डॉक्टर एंड हमारे जो कपल, we3 वी शुड हैव अ प्रॉपर बॉन्डिंग। सब चीज़ आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करने से हम लोग आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो ये मैं फर्टिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टिप मानती हूँ कि लाइक सब कुछ डिस्कस करो अपने आप में भी और मेरे साथ भी, एंड ऑलवेज हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आई होप आपकी बातें लोगों को अफेक्ट करें और वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बता सकें डॉक्टर से। और थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और ये लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारे ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए गार्गी न्यूज़ इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।